Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. From today, we are going to start FA crash course on YouTube. ये YouTube पे हम सारी क्लासेस अपलोड करेंगे FA की. सर आपको इकोनॉमिक्स जो FA सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कराएंगे, वो आपको JK वाला पार्ट कराएंगे और स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी और मॉडर्न हिस्ट्री ये मैं स्टार्ट करूँगी. स्टैटिस्टिक्स अकाउंटेंसी भी कल परसों से आ जाएगा और मैथ्स आपको सर खुद कराएंगे, राइट. तो जो FA के लिए क्रैश कोर्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, लेकिन उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम FA का जो क्रैश कोर्स है वो फ्री कराएंगे यूट्यूब पे. हाँ, आपको हम FA की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम रिवाइज कराएं. उसके बाद हमारी जो वो WS अकेडमी की जो ऐप है वो उस पर आपको मिलेगी FA की टेस्ट सीरीज. दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सुपरवाइज़र पोस्ट जो है उसके लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया है, रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है. उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, आप WS अकेडमी की जो ऐप है उस पर जाके उसको डाउनलोड करो और वहाँ पे जाके रजिस्टर करो. और तीसरी बात ये कि फॉरेस्टर कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, वो भी हमने स्टार्ट किया है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है. आप वहाँ पे जाके WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं. सो फॉरेस्टर कोर्स इज़ अवेलेबल ऑन WS अकेडमी, सुपरवाइजर कोर्स इज़ अवेलेबल ऑन WS अकेडमी एंड FA जो टेस्ट सीरीज है उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट. तो स्टार्ट करते हैं FA का. आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे. इस मॉडर्न हिस्ट्री को हम आपको क्या करेंगे, ज़बानी याद कराएंगे सारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे जिन्होंने बोला कि मैम हमें स्ली मिस्टेक्स होती हैं एग्ज़ाम में, हमने पढ़ा होता है टॉपिक लेकिन डेट की वजह से नाम डेट ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होता है फिर. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम आपको डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाएंगे, 2-3 बार इसको रिवाइज हो जाएगा और MCQs भी कराएंगे. ऑलरेडी मैंने आपको VLW की टाइम मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs कराए थे, खास तौर पे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के है. बट जो ये FA के रिलेटेड जितना भी हम कंटेंट अपलोड करेंगे उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा FA मॉडर्न हिस्ट्री, राइट. और MCQs भी हम इसके बाद जब हम जो ही मॉडर्न हिस्ट्री का रिविजन कंप्लीट होगा उसके बाद हम MCQs भी कराएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया के टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज़ हुई, खास तौर पे किस पीरियड में, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाला पीरियड है उस टाइम पे क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ हुई वो हम आज देखेंगे. और लेकिन आज जो ये क्लास है इसका मेन फोकस रहेगा डेट्स पे और नाम पे, ठीक है, सो दैट कि आपको याद हो जाए. सबसे पहला चीज़ जो आज हम देखेंगे वो है इंडियन नेशनल, ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है बच्चा लोग, ये क्विक रिवीजन सीरीज़ फॉर FA है JKSSB के द्वारा जो एग्जाम होने वाला है. इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे. इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है. सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये बना कब, ये 1885 में बना. 1885 में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस. और किसने बनाया, A.O. ह्यूम ने. किसने बनाया, A.O. ह्यूम ने. A.O. ह्यूम कौन था, ये एक इंग्लिशमैन था, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था. A.O. ह्यूम ये इंग्लिशमैन था, ये हिंदुस्तानी नहीं था, ये एक इंग्लिशमैन था, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था. इसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई. ओके, पहला सेशन कब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का. पहला सेशन जो हुआ ये कहाँ पे हुआ, पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का बम्बई में हुआ. कहाँ पे, बम्बई में हुआ पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का. और प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे, WC बनर्जी था. 1885 में हुआ, WC बनर्जी प्रेसिडेंट था. बम्बई में पहला सेशन हुआ किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का. इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब, 1885 में. A.O. ह्यूम ने बनाई जो कि इंग्लिशमैन था और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था. और सबसे पहला जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ, वो मुंबई में हुआ. प्रेसिडेंट कौन था उस सेशन का, WC बनर्जी था. 1885 में हुआ. और उस टाइम पे कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया. ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 72 डेलीगेट्स ने इसको पहले सेशन को अटेंड किया. 72 डेलीगेट्स अटेंडेड इट, ठीक है, शाबाश. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये बॉडी बनी, इसने बहुत काम किया था. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में INC लिखते हैं. इन फर्स्ट 2 डेकेड्स अगर हम बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने आपको बोला 1885 में बना, ठीक है. 1885 में बना जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां से लेके 1885 से लेके 1905 तक
एक फेज चला, एक तरीके का फेज चला, जो भी इनके काम करने के तरीके होते थे वो अलग तरीके थे। और उसके बाद 1905 के बाद दूसरा फेज चला, ठीक है, 1905 के बाद दूसरा फेज चला। जो पहला फेज था ना 1885 से लेके 1905 तक, ये वाला फेज 1885 से लेके 1905 तक, क्वाइट मॉडरेट इन अप्रोच एंड कन्फाइंड टू ब्रिटिश जस्टिस एंड जेनरोसिटी। ये जो पहला फेज था, जो पहले 2 डेकेड्स थे 1885 से लेके 1905 तक जो पीरियड था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मॉडरेट अप्रोच यूज किया। इन्होंने भरोसा किया कि हम ब्रिटिशर्स से अगर जस्टिस मांगेंगे, उनकी जेनरोसिटी हमें मिलेगी, तो यहाँ पे सिस्टम सही होगा। तो ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश रूल है ये कंटिन्यू हो, बट हमें कुछ कंसेशन मिले। तो ये जो मॉडरेट फेज है उसी पे बिलीव करता था कि हम मॉडरेट अप्रोच अपनाएंगे, हम इनको अपील करेंगे, हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशंस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से बात करेंगे, तो ब्रिटिश क्या करेगी, हमें इंसाफ देखिए, और ब्रिटिश अपनी जेनरोसिटी दिखाएगी, एक बड़ा दिल दिखाएगी, और हमें क्या करेगी, कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करेंगी। सो द फर्स्ट पार्ट 1885 से लेके 1905 तक एक मॉडरेट फेज था, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहां तक समझ आई बात? ओके। बट द रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश गेव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट्स। लेकिन जब 1905 तक आते आते इनको लगा ये जो ब्रिटिशर्स है ये हमारे साथ कोई खेल खेल रही है, ये कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं करने जा रही है, ये बस इनको अपना मकसद है, ये हमें लूट रहे हैं हिंदुस्तान को। तो इनको जब लगा, और तब तक नए नए लीडर्स भी आए थे, तो 1905 तक जब मॉडरेट अप्रोच फेल ही हो गया था बड़ी बड़ी अपने गोल अचीव करने में, तो उसके बाद जो बाकी लीडर्स थे वो उन्होंने अपना अप्रोच डिफरेंट रखा, और उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट्स, राइट। पहले कौन थे? मॉडरेट्स थे, वो मॉडरेट फेज था, तो ये एक्सट्रीमिस्ट फेज बना। फिर 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज बना, और उनको हम उन लीडर्स को एक्सट्रीमिस्ट्स बोलते थे। लेकिन ये भी कांग्रेस में ही थे, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट था। तो जो ये एक्सट्रीमिस्ट्स थे उनमें कौन कौन था? बिपिन चंद्र पाल था, बाल गंगाधर तिलक था, लाला लाजपत राय था। इनको हम लाल, बाल और पाल भी बोलते थे, ठीक है। इवन अरबिंदो घोष जो है ना, वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट था। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष, ये सारे क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। और जो ये तीन है ना, ये बहुत ज्यादा मशहूर है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इनको हम लाल, बाल और पाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। शाबाश, यहां तक समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ? ये चीजें याद रही? ओके। उसके बाद आती है बात पार्टीशन ऑफ बंगाल की। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन, इसीलिए बहुत ज्यादा मशहूर है। लॉर्ड कर्जन था गवर्नर जनरल इंडिया का जब क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। और ये कब हुआ? ये अक्टूबर 16 और 1905 को हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। Through a royal proclamation reducing the old province of Bengal in size by creating East Bengal and Assam out of the rest of the Bengal। तो इसने क्या किया? जो बंगाल था ना उसका पार्टीशन किया, ईस्टर्न साइड ऑफ बंगाल अलग किया, और आसाम और बाकी रेस्ट ऑफ द बंगाल अलग किया। और कब हुआ ये पार्टीशन ऑफ बंगाल? 16 अक्टूबर 1905 को थ्रू रॉयल प्रोक्लेमेशन। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था, और उसे क्या किया गया? जो बंगाल था उसका साइज कम कर दिया गया, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप कम्युनल गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इन्होंने जो बंगाल के 2 पोर्शंस किए ना, इन्होंने हिंदू वाला रीजन अलग किया, मुस्लिम्स वाला रीजन अलग किया। क्योंकि जो बंगाल था ना वो नरू सेंटर बना था नेशनलिज्म का, वहां पे जितने भी लीडर्स थे ज्यादातर एक्टिव वहीं पे थे। तो इनने जब उनको 2 हिस्से किए और मुस्लिम्स को बोला कि आपको ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, उनको भी खुश रखा, हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग अलग किया, ठीक है। A mighty upsurge swept the country against the partition। लेकिन जो इंडियंस थे इनको ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बंगाल के जो लोग थे उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई, और उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी हम जो है पार्टीशन के साथ नहीं है। एक दूसरे के जो है रिश्ते पे उन्होंने राखी बांधी, और उन्होंने ब्रदरहुड का मुजाहरा वहाँ पे किया। और उस टाइम गवर्नर जनरल को था लॉर्ड कर्जन था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 में।
इसके बाद बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट कब हुई? स्वदेशी मूवमेंट हुई थी 1905 में हुई। लाल बाल पाल एंड अनुबिंदु घोष प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल। स्वदेशी मूवमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में कौन था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, और कौन था? अरबिंदु घोष था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्वदेशी कॉल फर्स्ट एट द बनारस सेशन ऑफ 1905 प्रेसिडेंट ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पे प्रिजाइड किया था। कहाँ पे? बनारस सेशन में। और बनारस सेशन कब हुआ था? 1905 में बनारस सेशन हुआ था। और प्रिजाइड किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो वहां पे उस सेशन में उन्होंने स्वदेशी कॉल दी थी और ये बोला था कि हम पार्टीशन के खिलाफ हैं। बोनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स वर कंडक्टेड एट वेरियस प्लेसेस। तो इन्होंने बोला जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनको जलाओ और हमें अपनी जो बनी हुई चीज़ें हैं, हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ें हैं, वो यूज़ करनी चाहिए, हमें कोई फॉरेन चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो जो बनारस सेशन हुआ 1905 वाला, उसमें प्रिजाइड कौन कर रहा था? गोपाल कृष्ण गोखले प्रिजाइड कर रहा था। गॉट इट? उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1906 की, 1906 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। सेटअप इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाबुल समीउल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाबुल मोहसिनुल मुल्क। नवाबुल एक तो आगा खान थे, नवाबुल समीउल्लाह ऑफ ढाका थे, नवाबुल मोहसिनुल मुल्क था। ये तीन जो थे ना, इन्होंने कब बनाया? 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। गॉट इट? It was a loyalist, communal and conservative political organization which supported the partition of Bengal, opposed the Swadeshi movement, demanded special safeguards to its community and separate electorate for Muslims. ये जो मुस्लिम लीग थे ना, इन्होंने ये खुश हुए, ये वाली जो मुस्लिम लीग थी स्टार्टिंग में, ये खुश हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल से। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया और उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या डिमांड किया? स्पेशल सेफगार्ड्स डिमांड की। और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की इन्होंने बात की। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता था, जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। उस टाइम पे उस इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले को अगर मुसलमान होगा, उसको हिंदू वोट नहीं करेगा, उसको सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन वोट करेगी। तो इनको सेपरेट, इन्होंने क्या मांगा? सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। और इन्हें जो ये फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का बनी 1906 में बनी। और किसने बनाई? आगा खान, नवाबुल समीउल्लाह ऑफ ढाका और नवाबुल मोहसिनुल मुल्क ने। और इन्होंने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा अपनी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए। शाबाश, यहां तक क्लियर है? डिमांड फॉर स्वराज इन दिसंबर 1906 में क्या हुआ? कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गोल अडॉप्ट किया स्वराज का। स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट। अभी हमने स्वदेशी का कॉन्सेप्ट देखा था जब 1905 में बनारस सेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले प्रिजाइड कर रहे थे। स्वदेशी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया था। स्वदेशी मतलब होता है कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, इंडियन मेड गुड्स जो है हम यूज करेंगे। स्वराज का मतलब, अब यहाँ पे 1906 में स्वराज की बात की इंडियन नेशनल कांग्रेस में। जो सेशन हुआ दिसंबर 1906 में, कहां पे हुआ? याद रख लेना, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, ये वहां पे दादा भाई नेहरू जी थे। दादा भाई नेहरू जी 3 बार नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। कलकत्ता सेशन जो 1906 वाला हुआ, उस टाइम पे भी दादा भाई नेहरू जी प्रिजाइड कर रहे थे। उन्होंने अडॉप्ट क्या किया? स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। तो इन्हें बोला कि हम खुद हुकूमत चलाएंगे, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद बात आती है सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? सूरत सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में। कब हुआ? 1907 में सूरत सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ 1907 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मैंने आपको क्या बताया,
1885 से लेके 1905 तक मॉडरेट अप्रोच अपनाया था लीडर्स ने, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मॉडरेट्स बोलते हैं। और 1905 के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना अप्रोच चेंज किया, नए लीडर्स आए, उन्होंने बोला नहीं ये आपका अप्रोच सही नहीं है, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच अपनाया, और जो उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये दो ग्रुप्स में टूट गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो टूट गई, ये अलग अलग डिवाइड हो गया दो ग्रुप्स में। इट गॉट स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, एक था एक्सट्रीमिस्ट वाला ग्रुप, दूसरा था मॉडरेट्स। और मॉडरेट्स तो मैंने आपको बताया था, वो प्रेयर पिटिशन पे बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स ठीक से चला रहे लेकिन हमें कुछ कंसेशन दे रहे। लेकिन जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये थोड़ा खतरनाक थे, ये बोलते थे कि नहीं ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुस्तानियों को, हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए, हमें खुद अपनी गवर्नमेंट बनानी है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे और मॉडरेट्स जो है ये अलग अलग हो गए। कब अलग अलग हो गए, 1907 में सूरत गुजरात में जब सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में, वहां पे इनका स्प्लिट हुआ। इसीलिए जो सूरत सेशन है 1907 वाला बहुत ज्यादा मशहूर है। और एक्सट्रीमिस्ट्स में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, वाइल द मॉडरेट्स बाय गोपाल, और मॉडरेट्स का कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले था। दादा भाई नेहरू जी भी मॉडरेट ही थे, ठीक है। इसके बाद बात आती है इंडियन काउंसिल एक्ट, या जिसको हम मॉडली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। देखो मैंने आपको ये बेसिकली एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको मेन चीजें अभी आप पढ़ेंगे। जब मैं दूसरा एक स्टार्ट करूंगी इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बाद, उसमें ये चीजें रिपीट भी हो जाएंगी और एडिशन हो जाएगा, राइट, शाबाश। इंडियन काउंसिल एक्ट, या इसको इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ना 1909 वाला, इसको हम मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया, 1909 में, इसको मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, शाबाश। Besides other constitutional measures, it envisages a separate electorate for Muslims. ये क्यों मशहूर है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या जिसको मॉडली मिंटो रिफॉर्म बोलते थे। ये जो मॉडली था ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का। क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो मिंटू थे ना, ये गवर्नर जनरल थे, ये वाइसराय था इंडिया का। मिंटू है, लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे, और मॉडली थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है ना, इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनल एक्ट। क्यों, क्योंकि ये वो एक्ट है जिसने सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया। और डिमांड किसने किया था, उसका डिमांड मुस्लिम लीग ने किया था। और मुस्लिम लीग कब बना था, ये 1906 में बना था। जैसे कि मैंने आपको बोला 1906 में मुस्लिम लीग बना, उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और वो कैसे दिया गया, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू दिया गया, जिसको मॉडली मिंटो रिफॉर्म 1909 भी बोलते हैं, उसके थ्रू दिया गया। ठीक है। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, एम्ड एट डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट रैंक्स एंड रिलेइंग द मॉडरेट्स एंड द मुस्लिम्स टू द गवर्नमेंट साइड। इस एक्ट का मकसद ये था, इन्होंने कुछ कंसेशंस दी थी, मतलब कि और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। ये चाहते थे इनमें और रिफ्ट लाना, ये चाहते थे मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को अपनी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ खींच के लाना, और एक्सट्रीमिस्ट्स को इनसे दूर करना, ठीक, शाबाश। तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 है, उसको हम मॉडली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं और कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं। क्यों कम्युनल एक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। जब भी कोई बात रिलीजन के बेसिस पे की जाती है ना, तो उसको हम कम्युनल एक्ट बोलते हैं। तो इसीलिए ये भी कम्युनल एक्ट है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब आती है बात किसकी, गदर पार्टी की, राइट। गदर पार्टी का बनी 1913 में। किसने बनाई, लाला हरदयाल ने बनाई, तारकनाथ दास ने बनाई, सोहन सिंह बागना ने बनाई। तो ये तीनों ने बनाई। आप क्या करते हैं काम, सिर्फ लाला हरदयाल का नाम याद रखेंगे, बाकी नहीं रखेंगे, जिससे क्वेश्चन गलत होता है। तो गदर पार्टी 1913 में बनी, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह बागना ने बनाई। और इसके जो हेडक्वार्टर थे ना गदर पार्टी के, वो सैन फ्रांसिस्को में थे। ये अमेरिका में थी। गदर पार्टी कहां पे बनाई गई, अमेरिका में बनाई गई। और कहां पे पर्टिकुलरली इसका हेडक्वार्टर था, सैन फ्रांसिस्को में। और जो गदर पार्टी है, बेसिकली बहुत सारे इंडियंस थे जो इंडिया की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो था ना, उसको बाहर से, फॉरेन से सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो उनमें से एक गदर पार्टी थी जो कि 1913 में बनी थी सैन फ्रांसिस्को में। और इन्होंने एक जर्नल भी इशू किया था, एक जर्नल भी स्टार्ट किया था, जिसका नाम था द गदर, राइट, शाबाश। सो नाउ नेक्स्ट इज होम रूल मूवमेंट।
होम रूल मूवमेंट कब हुई थी? ये 1916 में स्टार्ट हुई थी। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1916 में। जब हम होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो दो नाम आपको याद रखने, एक नाम है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा नाम है एनी बेसंत। जब हम होम रूल मूवमेंट का पढ़ते हैं तो दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है एनी बेसंत। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने बनाई पहले, बाल गंगाधर तिलक, ये तो कॉन्सेप्ट दिया था एनी बेसंत ने, लेकिन सबसे पहले बनाई, याद रखना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सबसे पहले बनाई अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर 1916 में किसने बनाई? एनी बेसंत ने बनाई। ठीक है, तो जो होम रूल मूवमेंट है ये स्टार्ट की पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एट पुणे। कहाँ पे बनाई? इन्हें पुणे में बनाई। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसंत एंड एस सुब्रमण्य अय्यर ने कहाँ पे बनाई? अदियार नियर मद्रास, सितंबर 1916 में। अगर हम देखेंगे एनी बेसंत के ये था ना, एनी बेसंत, इनने डिवाइड किया एरिया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को कुछ आइडियोलॉजी कुछ लोगों के साथ सही बैठती थी और इनकी से, तो इन्हें डिवाइड किया। और ज्यादातर ब्रांचेस एनी बेसंत के थे, तकरीबन 200 ब्रांचेस थे। बाल गंगाधर तिलक के कम ब्रांचेस थे, लेकिन बाल गंगाधर का ज्यादा इफेक्टिव बना था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना होम रूल मूवमेंट का, वो क्या था? होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। अगर ब्रिटिश रूल यहाँ पे तो है, लेकिन इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट का हक दिया जाए, खुद रूल करने का हक दिया जाए ऑन आयरिश लाइन। जैसे ये एक एनी बेसंत एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी, ये चाहती थी जहाँ वहाँ की तरह यहाँ पे सेल्फ रूल हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो। तिलक लिंक्ड अप द क्वेश्चन ऑफ स्वराज विद द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्निकुलर लैंग्वेज। ही गिव स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बोला है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक ने। शाबाश। ओके, और तिलक की और क्या डिमांड्स थी? तिलक की और डिमांड्स थी फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई जाए हम यहाँ इंडिया में, और एजुकेशन वर्निकुलर लैंग्वेज में हो। वर्निकुलर लैंग्वेज होता है लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लोगों की जुबान होती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी है, ये सब यहाँ पे मैक्सिमम समझते हैं कश्मीरी, ऐसे डोगरी है, पंजाबी है ना। वर्निकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन हो, लिंग्विस्टिक जो है बेसिस पे स्टेट्स को फॉर्म किया जाए, और स्वराज जो है इनको ये बोलते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए। और इसने बोला स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने बोला? ये तिलक ने बोला। ठीक है, शाबाश। इसके बाद बात आती है लखनऊ पैक्ट की। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में बना। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। हैपनेड फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की लीडिंग टू एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग मुस्लिम्स। तो लखनऊ पैक्ट ये क्यों हुआ? बेसिकली ये तुर्की में खलीफा होता था, खलीफा के अंडर होता था, और खलीफा मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड होता था। तो जब ब्रिटेन और तुर्की के बीच में वॉर हुआ ना, तो मुसलमानों को लगा कि उनको नफरत हो गया, ब्रिटेन का उनको नफरत हो गई। और दूसरा ये था कि अब मुस्लिम्स में वो पुराने कंजर्वेटिव टाइप नहीं थे, अब यंग लीडर्स आ रहे थे मुस्लिम लीग में, और वो भी यंग बच्चे जो है वो सोच रहे थे, नौजवान जो थे, कि जो ब्रिटिशर्स के साथ हम सही नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये जो लखनऊ पैक्ट है ये किस किस के बीच हुआ? याद रख लेना, जो लखनऊ पैक्ट हुआ ये 1916 में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो पैक्ट हुआ उसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। दोनों का जो सेशन था ना वो लखनऊ में ही था। इनने फिर क्या किया? कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। अब आपस में कैसे ये पैक्ट हुआ? कुछ बातें कांग्रेस ने मानी, कुछ बातें लीग ने मानी। कांग्रेस ने एक्सेप्ट क्या किया? इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया, जो इनको मिला था ना इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 के थ्रू। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट, और दोनों ने बहुत ज्वाइंटली डिमांडेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेट्स फॉर द कंट्री। और दोनों ने एक साथ डिमांड किया कि हमें अपनी कंट्री के लिए क्या चाहिए? हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जिसको हम वोट करें, इंडियंस वोट करें। और पहले तो इकट्ठे था ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज का जो है ना पूरा एक ही था हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये चाहते थे कि जॉइंटली डिमांड करें अपने देश के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, डोमिनेंट स्टेट्स मिले कंट्री के लिए। तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच हुआ था। ठीक है यहाँ तक? शाबाश। सो
इसके बाद अब बात आती है अगस्त डिक्लेरेशन की। अगस्त डिक्लेरेशन कब इशू हुई? ये 1917 में इशू हुई। लखनऊ पैक्ट के बाद अगस्त डिक्लेरेशन इशू हुई 1917 में। A British policy was announced which aimed at increasing association of Indians in every branch of administration for progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। तो अगस्त डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड था? लखनऊ के पैक्ट हुआ 1916 में, और 1917 में क्या हुआ? अगस्त डिक्लेरेशन हुआ। अगस्त डिक्लेरेशन ये था कि इसमें अनाउंस किया, एक ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस की गई जिसमें ये बोला गया कि ब्रिटिशर्स का अब ये मकसद है, ये दे एम कि वो इंडियंस की एसोसिएशन को बढ़ा दे, कि हर एक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रांच है ना, डिफरेंट ब्रांचेस में इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाए। ठीक है, शाबाश। दिस केम टू बी कॉल्ड एज अगस्त डिक्लेरेशन। इसको क्या बोला गया था? अगस्त डिक्लेरेशन बोला गया, क्योंकि ये अगस्त में इन्होंने क्या किया? अनाउंस किया कि हम चाहते हैं इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट करें। ठीक, यहाँ तक शाबाश। इसके बाद तो हम पहुंच गए 1917 तक। इसके बाद रोल आउट एक्ट कब आया? रोल आउट एक्ट आया 18 मार्च 1919 में। तो 18 मार्च 1919 में क्या हुआ? रोल आउट एक्ट आया। और ये रोल आउट एक्ट था क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक लेजिस्लेशन बनाई, इनने एक एक्ट बनाया जिसने दिस गेव अनब्रिडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years मैक्सिमम। इसने पुलिस की पावर्स बहुत बढ़ा दी, और इसने बोला कि विदाउट ट्रायल आप सस्पेक्ट को, अगर बिल्कुल सिर्फ शक हो आपको किसी पे, उसको आप 2 साल तक बंद कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 years तक विदाउट ट्रायल। और उसको कोई जो है ट्रायल नहीं मिलेगी कोर्ट में, ट्रायल के बगैर उसको 2 साल तक आप बंद कर सकते हैं। तो ये लोगों के बिल्कुल खिलाफ था ये एक्ट, और ये बिल्कुल पुलिस के जो है पावर्स को, खतरनाक पावर्स को बढ़ा रहा था। This law enabled the government to suspend the right of habeas corpus which had been the foundation of civil liberty in Britain। ब्रिटेन में ही पहले ये रिट थी ना, जो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक रिट है, उसका नाम है हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32 हमारी सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। ये इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ, मतलब पर्सनल लिबर्टी के लिए हमें डिफेंड करता है कि अगर कोई भी अरेस्ट करेगा किसी को, उसको कोर्ट इशू कर सकता है हिबस कॉर्पस। जिसने अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है, आपको कोर्ट इशू करेगा आपके नाम पे एक हिबस कॉर्पस रिट, मतलब कि जिसको आपने अरेस्ट किया उसको हमारे सामने लाओ। बेवजह आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस लॉ के द्वारा, इस लॉ के थ्रू, ये जो रोल आउट एक्ट था, इसके थ्रू इस हिबस कॉर्पस को सस्पेंड किया गया। मतलब कि आप किसी को भी अगर अरेस्ट करेंगे ना, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। Caused a wave of anger in all sections. It was the first country-wide agitation by गांधी जी। तो इससे क्या हुआ? हर एक जो तबका था हमारी सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का, उसमें वो गुस्सा हुए। और इससे क्या हुआ? ये गांधी जी ने इस लॉ के खिलाफ एक कंट्री वाइड एजिटेशन स्टार्ट की। पहली एजिटेशन कंट्री वाइड थी जो कि गांधी जी ने स्टार्ट की इसी 1919 में, रोल आउट एक्ट के खिलाफ, एंड मार्केट द फाउंडेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसी से फिर स्टार्ट हुई क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो रोल आउट एक्ट के लिए गांधी जी ने कंट्री वाइड एजुटेशन स्टार्ट की ना, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सिलसिला। ठीक है, शाबाश। तो हमने क्या देखा? हमने देखा 1919 में क्या आया? रोल आउट एक्ट आया। इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया क्योंकि इसने पुलिस के पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लोगों के बिल्कुल खिलाफ था ये एक्ट। इसने हिबस कॉर्पस की जो रिट है उसको भी सस्पेंड किया। ओके, 1919 में एक और चीज़ हुई, वो हुई 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल जो है ना, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, बैसाखी डे था, बैसाखी का दिन। 1919 में क्या हुआ? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। पीपल वर एजिटेटेड ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल मलिक को अरेस्ट किया गया था 10 अप्रैल को, जो कि 1919 में 10 अप्रैल को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल मलिक को अरेस्ट किया गया था। तो पीपल इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे थे। ठीक है, ओके। तो इन्होंने फिर जब 11th को भी एजिटेट किया, तो फिर पुलिस ने फायर स्टार्ट किया था। ये बेसिकली इनको क्यों अरेस्ट किया आप लोगों ने, इस पे भी एजिटेशन हो रही थी। फिर जब जनरल डायर को लगा कि
इसमें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो इन्होंने बोला कि कोई भी बाहर ना आए, कोई कोई क्राउड जमा ना हो। लेकिन उस टाइम बैसाखी का दिन था और नियर बाय जो पार्क थी, जलियांवाला बाग था, एक पार्क थी, वहाँ पे औरतें बच्चे खेल रहे थे, बैसाखी मना रहे थे। ठीक है, वहाँ पे भी एक स्मॉल ग्रुप था कि जो इनके अरेस्ट के खिलाफ भी एजिटेट कर रहा था। अच्छा, जनरल ओ डायर जो था ना, इसने वहाँ पे जो लोग जमा हुए थे, इसने ऑर्डर दिया, कि आप फायर करो, अपनी अपनी फोर्स को बोला कि आप फायर चलाओ। किसने? जनरल डायर ने। जनरल डायर था इसका नाम। और लोग वहाँ जमा थे, वो अनआर्मड लोग थे, वहाँ पे बहुत औरतें थी, बच्चे थे और बाकी लोग थे। और ये हुआ कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। ठीक है, और उससे क्या हुआ, वो जो जलियांवाला बाग है ना, उसमें बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी, सिर्फ एक गेट था। और उससे ये हुआ, एज अ रिजल्ट हंड्रेड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वायर किल्ड एंड थाउजेंड्स इंजर्ड। उसमें बहुत ज़्यादा मर गए और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए, क्योंकि वहाँ पे भागने का रास्ता नहीं था और जो क्राउड था वहाँ पे वो आम लोग थे, वो अनआर्मड थे। रविंद्रनाथ टैगोर टर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, याद रख लेना, इनको एक नाइटहुड अवार्ड मिला था। इन्होंने जब देखा कि जलियांवाला बाग में कैसे इन्होंने अनआर्मड बेगुनाह लोगों पे गोलियां चलाई, तो उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे अपना नाइटहुड अवार्ड वापस किया ब्रिटिश को। श्री शंकरन नायर रिजाइंड फ्रॉम वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल आफ्टर दिस। और श्री शंकरन नायर वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था, तो उसने रिजाइन किया क्योंकि उनको भी बहुत बुरा लगा और उन्होंने बोला कि उन्हें कंडम किया इस चीज़ को। अच्छा, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू इट। और फिर क्या अपॉइंट किया गया? हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया के लिए? सो दैट कि ये देखे कि इसमें इंक्वायरी करे कि ये हुआ क्या वहाँ पे। अदरवाइज लेकिन इनको पता था कि जनरल डायर की ही गलती है। और देखो अब ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। और उसके बाद 13 मार्च 1940 को क्या हुआ? सरदार उधम सिंह ने क्या किया? किल्ड ओ डायर व्हेन द लेटर वाज एड्रेसिंग अ मीटिंग इन कैक्सटॉफॉल, लंदन में जब ओ डायर था, उसको वहां पे 13 मार्च 1940 में, फिर बहुत साल बाद सरदार उधम सिंह ने मारा और बदला लिया उसका। ठीक है, अब आती है बात 1920 की। खिलाफत मूवमेंट जो है ना 1920 में स्टार्ट हुई। क्यों स्टार्ट हुई? मुस्लिम्स वर एजिटेटेड बाय द ट्रीटमेंट डन विद द टर्की बाय द ब्रिटिश इन द ट्रीटी दैट फॉलोड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, तुर्की ने हारा, ब्रिटिश और उसकी अलाइज ने एक ट्रीटी साइन करवाया, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, किसको? तुर्की के साथ। और उसमें जो खलीफा था, जो स्पिरिचुअल हेड माना जाता था मुस्लिम्स का, उसको तुर्की को डिसमेंबर किया गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और खलीफा का पावर भी खत्म हो गया। मुस्लिम्स ने बहुत प्रेशराइज किया था ब्रिटिशर्स को, उन्हें एजिटेट किया था, उन्हें बहुत डिमांड्स की। प्रेशराइज तो क्या करते, डिमांड्स की थी कि खलीफा को अपना कंट्रोल रहने दे और उसका पावर बरकरार रखा जाए। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो उसके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। टू ब्रदर्स, ये बेसिकली मोबिल नहीं है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो है ना, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। कौन सी मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। दो जो भाई थे, अली ब्रदर्स उनको बोलते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, शाबाश। इसके बाद बात आती है 1920 की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इट वाज फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। ये पहली मास बेस्ड, मतलब जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पूरे तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इट वाज अ मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। किसके अंडर थी? गांधी जी के अंडर थी। पहली मास बेस्ड मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी। उसका नाम क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920। और इसमें क्या बोला गया था कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, लॉ कोर्ट्स को बायकॉट करो। ठीक है, अपने बनाए हुए स्वदेशी गुड्स को इस्तेमाल करो, जो टाइटल्स है ना उनको वापस करो इनको। ठीक, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 1920 में। पहली मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी और किसने स्टार्ट की थी? गांधी जी ने स्टार्ट की थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुई थी। पहले तो 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 1919 में ही 18 मार्च को क्या हुआ था? पहले रोल आउट एक्ट आया था, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद खिलाफत इशू स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। तो इसी के साथ साथ फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा। और इसमें बोला गया कि टाइटल्स वापस करो गवर्नमेंट को, लॉ कोर्ट्स को बायकॉट करो, कॉलेज स्कूल्स को बायकॉट करो। ठीक है, अपने स्वदेशी गुड्स यूज करो
और 1920 में जब स्टार्ट हुआ गांधी जी के अंडर, और इसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखी गई वो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी। हिंदूज और मुस्लिम्स ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इसमें। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत खतरनाक तरीके से दिखी, और जो कि एक बहुत अच्छा था, उससे भाईचारा स्ट्रांग हुआ था और बहुत एक अच्छा साइन था। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी सबसे ज़्यादा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में देखी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको सेशन, आज का क्विक रिवीजन वाला हिस्ट्रिकल सेशन। और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो कंपोनेंट्स के लेक्चर्स है वो भी आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन आवर सुपरवाइजर कोर्स, वो WS अकेडमी की जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे पहले फ़ोन पे, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे। और अगर आपको फॉरेस्टर कोर्स में जुड़ना है, वहाँ पे भी आप हमारे कोर्स WS अकेडमी की ऐप पे जुड़ सकते हैं। FA की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी कुछ दिनों में, और FA का जो पूरा जो हमारा ये रहेगा, जो FA का पूरा क्रैश कोर्स है वो हम फ्री कराएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz. Like the video and share it with your friends. Subscribe to our channel.